मिडिल ईस्ट दुनिया का वह इलाका जहां शांति अक्सर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है। जब जब ऐसा लगता है कि यहाँ का तूफान थम गया है, कि लोग बिना गोलियों, बमों और मिसाइलों की आवाज के थोड़ी देर सुकून की सांस ले पाएंगे, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मिडिल ईस्ट में कभी स्थायी शांति आ पाएगी? इतिहास गवाह है, इस क्षेत्र ने अनगिनत युद्ध देखे हैं, लेकिन आज जिस कहानी की हम बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक और युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इलाके की जिसने पूरे रीजन की दिशा ही बदल दी। सिर्फ 7 दिनों के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस उलट कर रख दिया। और यह कहानी है यमन की। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हैं सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजराइल और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका। यह एक ऐसी कहानी है जहां हर चाल के पीछे राजनीति है, हर हमले के पीछे रणनीति और हर खामोशी के पीछे एक बड़ा संदेश। यकीन मानिए, यह कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहना होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं यमन की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह बात है अक्टूबर 2025 की, जब इजराइल और हमास के बीच एक नया सीज फायर लागू हुआ। हालांकि यह कोई पहला सीज फायर नहीं था। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके थे और इस दौरान कई बार सीज फायर बने भी और टूटे भी। लेकिन इस बार के समझौते की एक खास बात थी, इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी। इसी वजह से इसका असर सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दिखने लगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ऐलान कर दिया कि वे इजराइल पर हमले रोक देंगे और साथ ही रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर होने वाले हमले भी बंद किए जाएंगे। यकीन मानिए, यह कोई छोटा फैसला नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले 2025 की शुरुआत में हूती पहले ही अमेरिका के साथ एक अलग सीज फायर कर चुके थे। उससे पहले करीब 2 महीनों तक अमेरिका ने हूतियों पर लगातार एयर स्ट्राइक्स की थी, लेकिन इन हमलों का नुकसान हूतियों से ज्यादा अमेरिका को झेलना पड़ा। और इसकी वजह साफ थी, अमेरिका के हाईटेक ड्रोन बेहद महंगे थे, जबकि हूती सस्ते रॉकेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी यह एक ऐसी जंग थी जहां कम लागत वाली रणनीति महंगी तकनीक पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद एक समझौता हुआ। हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े शिपिंग रूट्स पर हमले रोकने को तैयार हो गए। 13 अक्टूबर 2025 तक हूती, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों के बीच एक तरह की सीज फायर स्थिति बन चुकी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब तूफान से पहले की खामोशी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी दौरान यमन का अपना गृह युद्ध भी काफी हद तक शांत हो चुका था। यह संघर्ष 2022 में शुरू हुआ था और लगभग 3 साल बाद हूती विद्रोहियों और यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बीच सीज फायर हुआ था। दोनों पक्षों ने तय किया था कि कोई बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। फ्रंट लाइन लगभग स्थिर हो चुकी थी। यही वजह थी कि एक समय पर दुनिया को लगने लगा कि शायद यमन अब किसी राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी भरोसा हो गया था कि वह मिडिल ईस्ट से ध्यान हटाकर अब वेस्टर्न पैसिफिक और लैटिन अमेरिका पर फोकस कर सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट कभी इतनी आसानी से किसी को राहत नहीं देता। सिर्फ 2 महीने बाद यानी 2 दिसंबर 2025 यमन में सब कुछ बदल गया। इसके बाद सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी ने यमन की सरकार के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया और इसी एक कदम ने पूरे हालात पलट कर रख दिए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये एसटीसी है क्या? दरअसल एसटीसी यमन का एक अलगाववादी संगठन है जिसका एक ही मकसद है, यमन को तोड़कर पुराने साउथ यमन को दोबारा एक स्वतंत्र देश बनाना। जैसे ही एसटीसी ने हमला शुरू किया, उसका सीधा निशाना बना हद्रामौत गवर्नरेट। हद्रामौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है जो देश के लगभग 1/3 भूभाग में फैला हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इस पूरे अभियान को एसटीसी ने नाम दिया ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर और यह नाम बहुत जल्दी हकीकत में बदलता नजर आया। सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर पूरा हद्रामौत और उसके बाद अल महारा गवर्नरेट भी एसटीसी के नियंत्रण में आ गया। अल महारा ओमान की सीमा से लगा हुआ इलाका है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। इसके साथ ही एसटीसी ने यमन के करीब 80% तेल और गैस भंडार पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। यही वो पल था जब दुनिया को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक बगावत नहीं है, यह एक नए देश की तैयारी थी, क्योंकि अब एसटीसी के पास वह सब कुछ था जो किसी भी देश के लिए जरूरी होता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसके हाथ में तेल और गैस होती है वही जंग का रुख तय करता है। तेल और गैस किसी भी नए देश के लिए अर्थव्यवस्था, कूटनीति और अस्तित्व तीनों की चाबी होते हैं। अब एसटीसी यह दावा कर रहा था कि उसके पास जमीन है, संसाधन है और एक काम करने वाला देश खड़ा करने की क्षमता भी है।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब लगभग बिना बड़े खून खराबे के हुआ। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसटीसी के केवल 16 सैनिकों की मौत हुई, जबकि यमन की सरकारी फोर्स के करीब 32 सैनिक मारे गए। हालांकि जान की कीमत तो हर किसी की होती है, लेकिन इतनी बड़ी सैन्य जीत के मुकाबले यह संख्या बेहद कम मानी जाती है। पिछले एक दशक से यमन एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई और दूसरी तरफ हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन माना जाता है। तीनों के लक्ष्य और रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सऊदी अरब चाहता है कि यमन एकजुट रहे और ईरान के प्रभाव से बाहर रहे। यूएई चाहता है कि दक्षिणी यमन और उसके अहम बंदरगाहों पर उसका प्रभाव बना रहे, जबकि ईरान हूतियों के जरिए रेड सी और इजराइल पर दबाव बनाए रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही एसटीसी ने जीत हासिल की, पूरा समीकरण बदल गया। इस एक जीत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया। हाँ, ये अलग बात है कि यह जीत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। सऊदी अरब हरकत में आ गया। उसने अपने सैनिकों को मोबिलाइज किया और एसटीसी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया, या तो पीछे हटो या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। लेकिन इसके बावजूद एसटीसी ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से मिडिल ईस्ट की अगली बड़ी कहानी की नींव पड़ गई। वह कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एसटीसी को थोड़ा और गहराई से समझा जाए। वैसे एक बात तो शुरू से ही साफ थी, एसटीसी की यह जीत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, सऊदी अरब ने देर नहीं की। उसने अपने सैनिकों को तेजी से मोबिलाइज करना शुरू कर दिया और आखिरकार एसटीसी को एक सख्त अल्टीमेटम दे डाला। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कहा, 7 दिनों के भीतर पीछे हट जाओ, वरना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। लेकिन एसटीसी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से हालात पूरी तरह हाथ से निकल गए। दिसंबर 2025 के आखिर में सऊदी एयरफोर्स ने आखिरकार हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का खास निशाना बने अदन पोर्ट और उसके आसपास के इलाके, जो एसटीसी के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम थे। इसके बाद 2 जनवरी 2026 को सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक काउंटर ऑपरेशन घोषित कर दिया। इसके बाद सऊदी समर्थित फोर्सेज ने दक्षिणी यमन में एसटीसी के ठिकानों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। लगातार हवाई हमलों और जमीनी दबाव की वजह से एसटीसी की पकड़ तेजी से कमजोर पड़ने लगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 और 4 जनवरी 2026 तक हालात पूरी तरह पलट चुके थे। जिन इलाकों पर एसटीसी ने कुछ ही हफ्ते पहले कब्जा किया था, वे एक एक करके फिर से सरकारी नियंत्रण में आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हद्रामौत जैसे बेहद अहम इलाके भी एसटीसी के हाथ से निकल गए। अब सवाल उठने लगा था कि एसटीसी का अंत हो चुका है। 9 जनवरी 2026 तक इसका जवाब साफ हो गया। एसटीसी का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। अदन में सऊदी समर्थित सैनिकों की एंट्री हो चुकी थी और एसटीसी के शीर्ष नेता यूएई की ओर भाग चुके थे। कुछ ही घंटों बाद एसटीसी को आधिकारिक तौर पर भंग घोषित कर दिया गया। जो संगठन कुछ हफ्ते पहले साउथ यमन को दोबारा जिंदा करने का सपना देख रहा था, वह अब इतिहास बन चुका था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा किसी और को हुआ, और वे थे हूती विद्रोही। दरअसल जब सऊदी अरब और एसटीसी आपस में उलझे हुए थे, तब यमन के भीतर एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। क्योंकि सरकारी फोर्स पहले ही कमजोर हो चुकी थी, एसटीसी पूरी तरह खत्म हो चुका था और सऊदी अरब को खुद सीधे मैदान में उतरना पड़ा। इसी हालात का फायदा उठाकर हूती विद्रोहियों ने खुद को यमन की सबसे मजबूत राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से यमन अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। दरअसल उस वक्त सवाल ये नहीं रह गया था कि यमन में शांति आएगी या नहीं। असल सवाल यह था, अब आगे क्या होगा। क्या यमन एक कमजोर लेकिन एकजुट देश बनेगा, या फिर यह पूरी तरह टुकड़ों में बटा हुआ इलाका बन जाएगा। जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ थी, यहाँ स्थिरता जल्दी आने वाली नहीं थी, और यही मिडिल ईस्ट की सच्चाई है। मिडिल ईस्ट कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता, और आज भी यह शांत नहीं है, क्योंकि यमन सिर्फ एक देश नहीं है, यमन एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि मिडिल ईस्ट में ताकत का खेल कभी खत्म नहीं होता, और यही वजह है कि यमन की कहानी आज की दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक कहानियों में से एक बन चुकी है। तो ये थी यमन की कहानी। आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।